BUSHED बुस्ट कैनेडियन कवि अर्ल बर्नी की कविता है। बुस्ट में मनुष्य या मनुष्य जाति तथा प्रकृति के मध्य के संबंधों को आधार बनाया गया है। बुस्ट में दिखाया गया है कि मनुष्य प्रकृति से संघर्ष करता है तथा प्रारंभ में प्रकृति को जीतता हुआ प्रतीत होता है। बुस्ट में मनुष्य की प्रकृति के प्रति विजय की इस भावना को एक प्रकार के पागलपन या इनसैनिटी से संबंधित किया गया है। इस कविता में प्रकृति एक भयानक रूप को दिखाती है। प्रकृति मनुष्य को डराती हुई प्रतीत होती है। प्रकृति तथा मनुष्य जाति के इन संबंधों पर आधारित इस कविता बुस्ट को पढ़ते हैं तथा इसके पश्चात इस पर विमर्श करते हैं या इसका डिस्कशन करते हैं। बुस्ट अर्ल बर्नी 1904 to 1995। He invented a rainbow, but lightning struck it. He invented a rainbow, but lightning struck it, shattered it into the lake lap of a mountain. So big his mind slowed when he looked at it. Yet he built a shack on the shore. Yet he built a shack on the shore, learned to roast porcupine belly, and wore the quills on his hat band. At first he was out with the dawn. At first he was out with the dawn, whether it yellowed bright as would columbine, or was only a fudged moth in a flannel of storm. But he found the mountain was clearly alive, sent messages whizzing down every hot morning, boomed proclamations at noon, and spread out a white guard of goat before falling asleep on its feet at sundown. Before falling asleep on its feet at sundown. When he tried his eyes on the lake Osprey, when he tried his eyes on the lake Osprey,
would fall like choosing the cutthroat. He took them to waiting till the night smoke rose from the boil of the sunset. Till the night smoke rose from the boil of the sunset. But the moon carved unknown totems. But the moon carved unknown totems out of the lake shore. Owls in the bare dusky woods derided him. Moose-horned cedars circled his swamps and tossed their antlers up to the stars. Then he knew, though the mountains slept, the winds were shaping its peak to an arrowhead poised. But now he could only bar himself in and wait for the great flint to come ringing into his heart. For the great flint to come ringing into his heart. अब इसको विस्तार से देखते हैं। He invented a rainbow, but lightning struck it. He यहाँ पर मैनकाइंड या मानव जाति के लिए है। तो मानव जाति ने एक रेनबो का आविष्कार किया, यानी एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जो उसे सुरक्षित रखती, जो उसे प्रकृति को विजित करने में सहायता देती। बट लाइटनिंग स्ट्रक इट, shattered it into the lake lap of mountain. लेकिन लाइटनिंग ने, एक वज्रपात ने, प्रकृति ने उसे तोड़ दिया। वो पहाड़ के पास एक झील में वो टूट गया। So big his mind slowed when he looked at it. और जब मनुष्य ने इसे देखा तो वो बहुत ही विचलित, व्यथित हुआ। Yet he built a shack on the shore. शैक एक खराब सी झोपड़ी को कहते हैं। एक हट होता है, बहुत अच्छा हट नहीं होता है, एक खराब सी झोपड़ी होती है। Yet he built a shack on the shore. तो भी उसने तट पर एक आवास बनाया। Learn to roast porcupine belly. Porcupine is a wild animal, एक जंगली जानवर होता है, शाही या शेही कहते हैं। तो उसने शिकार किया, जंगली जानवरों का शिकार किया और उनको रोस्ट किया, उनको भूना, और उसकी जो क्विल्स होती हैं, उसके जो कांटे होते हैं, उनको अपने हेड बैंड के रूप में पहना, या उसमें सिर में जैसे पंख लगाते हैं वैसे पोर्क्यूपाइन के क्विल्स को उसने अपने सिर में लगाया। सिर पर एक बैंड था, उसमें लगाया। यानी ये बताता है कि मनुष्य जाति में एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास पैदा हुआ। At first he was out with the dawn. फिर वह सुबह बाहर निकला। Whether it yellowed bright as wood columbine. कोलम्बाइन एक पुष्प होता है।
पर्पल ब्लूइश। तो सुबह जो थी वो कोलम्बाइन के पुष्प की तरह अरुणाभ थी, मतलब येलोड थी। और was only a fudged moth in a flannel of storm। फ्लानेल एक कोमल कपड़ा होता है, फ्लानेल। तो सुबह फ्लानेल की तरह कोमलता से वो बिखरी हुई थी। But he found the mountain was clearly alive। उसने पाया कि जो पहाड़ हैं वो पूरी तरह जीवित हैं, पूरी तरह सक्रिय हैं। Sent messages whizzing down every hot morning। और विज एक सीटी की तरह स्वर होना, साए साए स्वर होना, उनके संदेश इस गर्म सुबह में गूंज रहे होते हैं। बूम्ड प्रोक्लेमेशंस एट नून एंड स्प्रेड आउट। उनके जो प्रोक्लेमेशंस हैं, उनकी जो घोषणाएं हैं, वे दोपहर में गूंज रही होती हैं और फैली हुई होती हैं। A white guard of goat before falling asleep on its feet at sundown। तो दिन में तो वह अपने आत्मविश्वास को बचाए रखता है, लेकिन और सांझ तक के लिए वो सो जाता है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि प्रकृति से संघर्ष के मध्य जो मनुष्य जाति है, जो मनुष्य है, उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। उसके मन में, उसके मस्तिष्क में प्रकृति का डर बैठ जाता है। तो यहाँ पर उसे जो पहाड़ हैं वे डराते हुए लगते हैं। When he tried his eyes on the lake Ospreys, तो वो व्यक्ति क्या था, वो बिफोर फॉलिंग asleep its feet at sundown, वो सो गया था। When he tried his eyes on the lake Ospreys would fall like। तो वो झील को देखता है, और ओस्प्रेज मछली खाने वाली एक चिड़िया है। भार्गव डिक्शनरी में इसे कुररी दिया गया है। कुररी एक चिड़िया है। ओस्प्रेज वुड फॉल लाइक चूजिंग द कट थ्रोट। तो ओस्प्रे क्या है, वो मछली पकड़ती है, वो आकाश से उड़ करके मछली का शिकार करती है। He took then to waiting till the high smoke rose from the boil of the sunset। High smoke rose from the boil of the sunset। तो इस पोएम में बहुत सारी इमेजरी हैं, बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं। तो जो सनसेट है वो जैसे उसका बॉयल है, वो उबल रहा हो, तो वहाँ से एक स्मोक यानी भाप निकलती है और रात हो जाती है। तो वो जो व्यक्ति है वो सांझ की या रात का इंतज़ार करता है, की प्रतीक्षा करता है।
बट द मून कार्व्ड अननोन टोटेम्स। चंद्रमा निकलता है तो उसे लगता है कि चंद्रमा बहुत सारे अनजाने चित्र टोटेम्स बना रहा है। आउट ऑफ द लेक शोर, झील के तट के बाहर चंद्रमा बहुत सारे टोटेम्स चित्र बना रहा है। आउल्स इन द बियर डस्की वुड्स डिराइडेड हिम। जंगलों में रात को उल्लू बोलते हैं तो उसे लगता है कि जैसे वे उसका उपहास कर रहे हों। मूज होर्न्ड सेडर्स सर्किल्ड हिज स्वैम्प्स एंड टॉस्ड। मूज बारहसिंगा को बोलते हैं, तो बारहसिंगा की सींगों जैसे शाखाओं को फैलाए हुए सेडर के पेड़ जो दलदल है उसमें लगता है कि वे सेडर्स जो हैं उछाल रहे हैं। देयर एंटलर्स अप टू द स्टार्स, और उनके जो एंटलर होते हैं, जो श्रृंग होते हैं, सींगें, तो यहाँ पर सेडर्स की जो शाखाएं हैं वे आकाश तक छाई जा रही हैं, तारों तक पहुँच रही हैं। देन ही न्यू दो द माउंटेन्स स्लेप्ट द विंड्स। तब उसे लगता है, वो जानता है कि पहाड़ सो गए हैं, लेकिन जो हवाएं हैं, द विंड्स वर शेपिंग इट्स पीक टू एन एरो हेड। जो पहाड़ के जो शिखर हैं उनको एक तीर की तरह नुकीला आकार दे रही हैं हवाएं। पॉइज्ड, और ये जो तीर है, जो पहाड़ का शिखर है जिसको हवाएं तीर जैसा नुकीला आकार दे रही हैं, इनका लक्ष्य वह व्यक्ति या वह मानवता है। पॉइज्ड। तो इस तरह जो है, जो इंसान है वो अपने भय से या प्रकृति के भय से बहुत ज़्यादा डर जाता है। बट बाय नाउ ही कुड ओनली बार हिमसेल्फ इन एंड वेट। तो वो इतना डर जाता है कि अब वो केवल इंतज़ार कर सकता है। फॉर द ग्रेट फ्लिंट एक पत्थर होता है, बहुत ही मजबूत होता है, कठोर होता है। फॉर द ग्रेट फ्लिंट टू कम सिंगिंग इनटू हिज हार्ट, कि उसके हृदय एक फ्लिंट की तरह शक्तिशाली या कठोर हो जाए। बुस्ट इन हिज पोम बुस्ट अर्ल बर्नी utilizes a character living alone in the wild to portray insanity as a natural development of certain human traits. Insanity can result from a combination of feelings of fear and isolation with the right environment in which these feelings can be developed. Structure. Bust is a free verse poem in lines of irregular length that convey the experience of a man who succumbs to nature's intimidating force. Title. The title's denotations and connotations are all pertinent to the poem's meaning. यानी इसका जो टाइटल है वो जो कविता का अर्थ है उसको पूरी तौर पर व्यक्त करता है। In the first place, the title indicates location. The bush, which in Canada
refers to those vast areas of wilderness remote for human settlement. Second, to be bushed is to be exhausted, to be reft of strength, and therefore to be bereft of strength and therefore incapable of countering force with force, or cunning, incapable of countering force with force, or cunning, swallowed up by the bush or wilderness. Point of view. The poem is written from the point of view of an observer who tells the story with both emotional intensity and philosophical detachment. यानी पोयम का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, एक ऑब्जर्वर है, एक दर्शक है, जिसमें भावनात्मक शिद्दत भी है और दार्शनिक रूप में एक डिटैचमेंट यानी एक अलगाव भी है. पोयम. Bush begins with an observation that foreshadows disaster. Bush begins with an observation that foreshadows disaster. He or humankind invented a rainbow and saw in it divine assurance that nature would not ultimately destroy human life. The man in the poem we can interpret to be an avatar for mankind. Then nature's power through lightning smashed the rainbow into a mountain lake. At the edge of that lake, far from civilization, a solitary trapper built himself a shank. He has learned to roast porcupine belly and wears the quills on his hat band. Soon, however, he feels that he has invaded enemy territory whose inhabitants would not spare him. Now he sees nature changing itself into an enemy force. Nature reminds him that he is puny, unwelcome intruder. Mountain goats and ospreys guard him in the daytime. In the evening, the night smoke rises from the boil of the sunset. Defeated and resigned, the trapper bars himself inside the cabin, his stronghold of civilization, which he now knows in a delusion. All he can do is wait for the great flint to come singing into his heart. Note:
Terror is evoked primarily through the imagery. Much of the imagery Bernie selects is used in Psalm 104 in praise of a beneficent God. Terror is evoked primarily थ्रू द इमेजरी। तो इसमें इमेजरीज हैं और बहुत सारे एल्यूजन्स भी हैं। थैंक यू।